हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण। उसमें हम लोग आपकी बहुत सारी यूनिट को अपने चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आपका पढ़ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि अगर आप किस तरह मानव में शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर हम लोग आपका निवेश करें, उस निवेश से हम लोग मानव को एक संसाधन के रूप में, एक पूंजी के रूप में हम उसको बना सकते हैं। इस सारी चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से उनको पढ़ रहे थे, समझ रहे थे और देख रहे थे कि आपका किस तरह से सरकार शिक्षा में और स्वास्थ्य में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है, आपका निवेश में निरंतर बढ़ा रही है। फिर हम ये भी देख रहे थे कि शिक्षा में और स्वास्थ्य में कौन कौन सी ऐसी आपकी संस्थाएं हैं, कौन है जो आपका निवेश करता है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या कारण है, हम लोग क्यों कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से आपका देख रहे थे। आज मेरी बच्चों कोशिश रहेगी कि हम लोग इस लेक्चर को आपका समाप्त कर लें और हम लोग फिर आपका नया चैप्टर आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखें। चलिए, तो अगर कोई आपका डाउट है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न जो है मुझ तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर जो भी आपका डाउट है। चलिए, अगर कोई आपका डाउट है आप हमसे प्रश्न पूछिए, नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। हम लोग जो था जब अपने चैप्टर को प्रारंभ करे थे, तो चैप्टर को प्रारंभ करने के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम एक एक करके उनको बहुत अच्छे से वो आपका देख रहे थे, उनको पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। जैसे हमने 5.5 यूनिट्स में शुरू करी थी, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति का हम लोग आकलन कर रहे थे कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति का क्या है, उसको हम लोग आपका देख रहे थे। और हम लोग बात कर रहे थे इसके अंतर्गत एक ऐसे पॉइंट पर जो हमारे लिए बेहद आपका जरूरी था, जिसके हम इम्पैक्ट हम लोग आपका पढ़ पाए। ये कह रहे थे कि एक निर्माण श्रमिक जो कोई काम करता है, एक नौकर या धोबी या फिर स्कूल का चपरासी बीमार कारण लंबे समय तक काम पर नहीं जा पाएगा, तो जानने का प्रयास करिए इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका रोजगार ऐसा करता है जो आपकी ग्रुप सी या आप ग्रुप डी की नौकरी करता है, उस ग्रुप डी जॉब के अंतर्गत अगर वो बहुत लंबे समय तक बीमार हो जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, उन सारे इम्पैक्ट को हम लोगों को देखना है। जैसे रोजगार की क्या उसको सुरक्षा मिलेगी, उसकी मजदूरी वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको कल भी बताया था कि उसका रोजगार भी जा सकता है और उसके वेतन मजदूरी उसको मिल भी सकती है और नहीं आपको मिल सकती। अधिकतर संभावना ये रहती है कि उनको वेतन वगैरह इत्यादि नहीं मिलते हमको। ये सब चीजें आपकी देखनी होती हैं। ठीक, आइए इन पर हम लोग आपका बात करते हैं, विचार करते हैं। और हम लोग यहाँ से अपने चैप्टर को हम लोग आपका देख रहे थे और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इन सब चीज़ों को आपका प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग शिक्षा को, स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, ताकि हर एक पहलू को हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ इसको पढ़ पाएं और इसको हम लोग आपका समझ पाएं। ठीक, ये पूरा यूनिट जब हम लोग समाप्त किए थे तो इसकी एक नई यूनिट थी, आपके शुरू हुई थी, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। कह रहे हम शिक्षा पर जो है सार्वजनिक व्यय में जो आपकी वृद्धि करते हैं, ऐसा क्यों है और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से ही पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से फोकस करें। चलिए देखते हैं, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। शिक्षा पर क्या होता है अगर हम लोग सार्वजनिक रूप से व्यय करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती, कितना खर्च करती है? सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पर कुल व्यय को अधिक सार्थक रूप से समझने के लिए हम इस व्यय को दो प्रकार से व्यक्त करेंगे। पहला, कुल सरकारी व्यय, इसका प्रतिशत, तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत। हम दोनों प्रतिशत को हम लोग इसमें देखते हैं। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत सरकारी योजनाओं के शिक्षा के महत्व का सूचक है।
कह रहे कि जो हम लोग आपका सरकारी व्यय होता है, हम लोग जो आपका शिक्षा पे आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर जो खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, वो क्या करता है, सरकारी योजनाओं में आपके शिक्षा के महत्व को उसका सूचक है, उसका इंडिकेटर है। सकल घरेलू उत्पाद में शैक्षणिक व्यय का प्रतिशत वही व्यक्त करता है कि व्यक्ति की आय का कितना भाग देश के शैक्षिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और ये हमें दिखाता है कि जो हमारी व्यक्तिगत आय है, उन आय में कितना पैसा ऐसा है कि जो वो आपका शिक्षा के रूप में आपका प्रतिबद्ध है, जो आपके शिक्षा के लिए आपका खर्च हो रहा है। ये हमको इसके माध्यम से हमको पता चलता है कि आय का। क्लियर है? ये हमको देखना है। अब देखिए, 1952 से 2004 के बीच कुल सरकारी शिक्षा में व्यय पर 7.92% से बढ़ाकर 15.7% हो गया है। यानी कि आप देखेंगे, पहले हम लगभग 8% आपका एजुकेशन में हम लोग अपना खर्च करते थे, लेकिन अब हमने इस टाइम तक आते आते 2014 तक हम लोगों ने क्या कर दिया, लगभग 16% हम लोग पहुंच गए हैं। और अगर देखा जाए तो भविष्य में हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ही किसी भी आपके समृद्धि समाज के, समृद्धि अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े महत्वपूर्ण आपके कारक होते हैं। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद में इसका प्रतिशत 0.65 से बढ़कर 4.31% हो गया है। इस महत्वपूर्ण समय अवधि में शिक्षा व्यय की वृद्धि समान नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? समान नहीं रहेगी, बढ़ती रहेगी। इसमें अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। होता क्या है कि इसमें क्या रहता है, अनियमित रूप से जो आपके उतार चढ़ाव हैं वो आते रहते हैं। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा आपका किया गया निजी व्यय या आपके परोपकारी जैसे परोपकारी संस्थाओं को शैक्षणिक व्यय में शामिल कर लें, तो शिक्षा पर कुल व्यय और कितना अधिक होना चाहिए, ये हमको देखना है। ठीक है? कुल शिक्षा पर व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र पर खर्च होता है। कह रहे हैं जो आपकी शिक्षा है, वो शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर हम उस भाग के रूप में देखें तो क्या होता है, आपका जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, उस प्राइमरी एजुकेशन में आपका खर्च होता है। उस स्तर आपका तृतीय शैक्षणिक संस्थान, उच्च वर्ग के संस्थान जैसे महाविद्यालय, बहुतकनीकी संस्थान और विश्वविद्यालय आदि पर होने वाले व्यय से कम है। कह रहा है कि जितने भी व्यय हो रहे हैं, इन सब व्यय से हमारा आपका कम होता है ये संस्थान। आगे देखिए, यद्यपि औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है। और कह रहे हैं कि अगर हम लोग देखें तो जो हमारी सरकार है वो बहुत कम रूप से उच्चतर स्तर पर इसको खर्च करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो जो हमारा प्राथमिक शिक्षा पर स्तर है व्यय है, वो इसकी तुलना में क्या है, आपका कम है। क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन की तुलना की अगर बात करें तो हम लोग प्राइमरी में क्या कर रहे हैं, हम कम पैसा खर्च कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वित्तीय संस्थानों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करें कि हम जितना भी हायर का जो वर्क है हम उसको लोअर की ओर लगा दें, जो हमारी प्राइमरी है उसकी तरफ लगा दें। ऐसा नहीं है हमारा ये मतलब, बल्कि क्या है इसको समझिए, जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों से प्रशिक्षित और अधिक शिक्षितों की आवश्यकता होगी। क्या होगी उनकी, हमें उन्हें हम लोगों को क्या होगा, और जो शैक्षणिक जो आपके जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जो हमारे कॉलेज वगैरह हैं, हमको और अधिक आपका शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि करना चाहिए। और कह रहे कि जो शिक्षा का हर लेवल है, हर लेवल में हमको आपका वृद्धि करनी चाहिए। वर्ष 2014-15 प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यालय में होने वाली सार्वजनिक व्यय में राज्य के बीच काफी अंतर है। जहां हिमाचल प्रदेश में इसका उच्चतर स्तर 34,651 रुपये, वहीं बिहार में 4,088 रुपये है। इस प्रकार की विषमताओं के कारण विभिन्न आपके राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षणिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है। क्या कह रहा है कि इस प्रकार का जो
आपका शिक्षा में जो आपके व्यय को लेकर खर्च हो रहा है, वो बहुत बड़ा जो अंतर है वो उसके सामने आ जाता है। इस प्रकार आप सारी चीजों को समझ सकते हैं कि कोई राज्य किस तरह से अपनी हायर एजुकेशन में अपना पैसा खर्च कर रहा है, और हम इसमें आपसी जो हमारे राज्य हैं, हम उनमें आपसे कंपेयर भी कर रहे हैं। आगे देखिए, राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षणिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो गया है। कैसा हो गया है? दोनों में जो अंतर है, जो आपके डिफरेंसेस हैं, वो बहुत हो गए हैं। विभिन्न आयोगों के द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो अपर्याप्त समझ में आएगा। 1955, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, मैं गलत बोल गया, ध्यान दीजिए इसको। 55 वर्ष पूर्व, कैसा बच्चों? 55 वर्ष पूर्व नियुक्त शिक्षा आयोग की सिफारिश की थी कि शैक्षणिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाना चाहिए। इसको समझिए। कहते हैं कि आज से लगभग 55 साल पहले एक हमने क्या था, आयोग का आपका गठन किया था। देखिए होता क्या है, हम लोग हर विभाग, हर शिक्षा, कोई भी सेक्टर हो, वहां उसको सुधारने के लिए कुछ हम लोग अपनी कमेटी बनाते हैं, आयोग का गठन करते हैं। आयोग क्या करती है? हमारी कमियों को जांच करती है, हमारी जो अच्छाई होती है, जो हमने काम किए होते हैं हमारी सरकार ने, वो उनको पहचान करती है। उसके आयोग की उनको पहचान करने पर, सब चीजों करने पर आयोग ने ये सिफारिश की कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा में बहुत अच्छा विकास हो, उल्लेखनीय उपलब्धि हो, आपकी समृद्धि हो, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि कम से कम जितनी हमारी जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, जितना भी हमारी टोटल जीडीपी है, वो टोटल आपका जीडीपी का 6% हम लोगों को शिक्षा पर आपका खर्च करना पड़ेगा, जाना चाहिए। अगर हम लोग इतना कर दें तो फिर तो मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो सुधार है वो होगा। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है सब बच्चों के लिए आपका भारत सरकार ने आपका क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया। कब बनाया? 2009 में ऐसा अधिनियम लेके। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तपस मजदूर समिति ने अनुमान लगाया था कि देश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था शामिल करने के लिए 1998-99 और 2000 से 2007 के 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए व्यय करना होगा। यानी कि वो बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इस आयु वर्ग के बच्चों को वो आपकी शिक्षा मिले, तो कम से कम हमको 1.3 लाख करोड़ रुपए का हमको एजुकेशन में आपका व्यय करना होगा, हमको खर्च करना होगा, तो ही हम समझ पाएंगे कि ये सारी चीजें हैं। ठीक, आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछनीय वर्तमान 4% से स्तर की तुलना में वांछनीय 6% व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है, जैसे कि सिद्धांत रूप में स्वीकार किया गया है, और जैसे कह रहे हैं कि जो सिद्धांत रूप है उसमें इसको एक्सेप्ट किया गया। भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% पर शिक्षा उपकर लगाना भी प्रारंभ कर दिया है। कह रहे भी किस तरह से, देखिए हम निरंतर क्या कर रहे हैं, अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4% की तुलना में हम लोग 6% कर रहे हैं। अभी तक हम जितनी हमारी टोटल जीडीपी है, हम उसका 4% ही अपना खर्च कर पा रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग 6% खर्च करें। और साथ ही में हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि जो भारत सरकार क्या चाह रही, जितने भी केंद्रीय कर हैं, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, उन टैक्स पर क्या लगा रही है? उपकर लगा रही है। सबसे पहले आप उपकर को समझिए, कुछ क्वेश्चन में भी आपका बन सकता है
उपकर क्या होते हैं? सरकार किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई कर लगा सकती है किसी विशेष समय तक। जैसे अभी शिक्षा कर लगा रही, शिक्षा उपकर, यानी कि 2 वर्षों तक जो भी आप उत्पाद करेंगे, मान लीजिए 100 रुपए पर 5 रुपए आपका टैक्स लग रहा है, सरकार टैक्स ले रही, सरकार उसको 2 रुपए और बढ़ा रही, उपकर कितने रुपए? 7 रुपए। तो उस 5 रुपए सरकार को जाएंगे, लेकिन जो 2 रुपए वसूल रही है गवर्नमेंट उपकर के, वो पैसा शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक। शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा गया है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए एक विशाल धनराशि स्वीकार करने की बात की है। क्या की है? एक विशाल धनराशि स्वीकार करने की बात की है। उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के लिए एक नए ऋण योजना की घोषणा भी की गई है। जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या करेंगे, हम ऋण की जो घोषणा है उस घोषणा की तैयारी भी हम लोग आपका कर लेंगे। ठीक, ये हमको देखना है। अब देखिए, भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां, कि भारत में कितनी जो आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं उनको भी थोड़ा सा हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या हमारी शैक्षणिक आपकी उपलब्धियां हैं, इनको एक बार हम लोग आपका जरूर देखें। देखिए, भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां सामान्यतः किसी देश की शैक्षणिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा संपूर्ण दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। सारणी 5.2 में सरकार की इन्हीं दरों के 2 दशक के आंकड़े दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 2 दशक के जो आंकड़े हैं वो आपको दिए गए हैं। 5.7 विश्व की संभावनाएं। सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है। कह रहे हैं कि जो सबके लिए जो एजुकेशन है वो क्या बना हुआ है? एक अभी सपना बना हुआ है। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है। अब देखिए, हम भविष्य में अगर संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को देखें तो सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना बना हुआ है। यानी कि हम अगर ये चाहते हैं कि सब लोगों के पास एजुकेशन हो, तो अभी वो सपना का मतलब है कि वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, केवल हम देख रहे हैं। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षरता दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश के निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी की स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या की थी। देखिए, जब हम देश आजाद हुए थे और आजाद होते समय जितनी हमारी पॉपुलेशन थी, जितनी हमारी जनसंख्या थी, आज उतनी हमारे पास क्या है? बिना पढ़े लोगों की जनसंख्या है। यानी कि हमारे यहाँ अनएजुकेटेड जो आपके लोग हैं, जो आपके पीपल हैं, उनकी संख्या बहुत बड़े लार्ज ऑफ स्केल में है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे, और मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ कितनी परसेंट पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। मैं आपको जब सारणी दिखा रहा था जीवन प्रत्याशा में, तो आपको पता होना चाहिए। मैं इसको नहीं बताऊंगा, अब आपको ध्यान रखना है। भारत की संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देश तत्वों में स्पष्ट किया था। देखिए, जब संविधान बन रहा था 1950 में, जब लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक जो आपके तत्व थे, स्टेट डायरेक्ट जो आपके प्रिंसिपल थे, डीपीएसपी थे, उसमें हमने ये बात की थी, सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंतर्गत, जैसे संविधान पारित हो जाएगा उसके 10 साल के अंतर्गत, यानी उसके बीच में 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। कितने अंदर? 10 साल। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी तक 7%, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी तो 7% साक्षरता हो गई होती। अगर हम लोग उसी टाइम ये योजना ले आए होते कि हम 14 साल से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, तो हम लोग 100% लिटरेट होते। लेकिन मुसीबत क्या हुई कि हम लोग कब लेके आए उसको? 2009 में। अब जो काम ये मान लीजिए लगभग 1960-62 में होना था, क्लियर है, वो हमने कब किया? 2009 में। तो उस स्थिति में क्या हो गया कि जितनी हम लोगों को 100% जो आपके लिटरेसी करनी थी वो कहां रह गई? वो आपका रुक गई है। अब देखिए, 2 चित्र दिखाए गए हैं। आप ही की तरह बहुत पढ़ने वाले बच्चे, जब आप लोग पढ़ लेंगे, डिग्री लेंगे, तो आपको इस तरह डिग्री मिलेगी, आपको बड़ी खुशी होगी आपको डिग्री लेते हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए,
लिंग समानता से पहले से बेहतर, कह रहे कि जो जेंडर गैप था, जो आपकी लिंग आपका इक्वेलिटी थी, अब कुछ पहले से बेहतर हुआ है, कुछ पहले सुधार। देखिए पहले क्या था, पुरुषों में और महिलाओं में काफी अंतर किया जाता था, चाहे काम को लेकर हो, चाहे वो आपका चीजों को लेकर हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग शिक्षित हो रहे हैं और हम लोग जैसे जैसे आप ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में आ रहे हैं, वैश्वीकरण हम पर हो रहा है, और उसी तरह जिस तरह महिला एक संसाधन बहुत अपने व्यापक रूप से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उसी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से क्या हो रहा है, ये जो गैप है ये कम हो रहा है। देखिए अब साक्षरता में पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर कम हो गया है। कह रहे हैं कि पहले क्या था, पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे थे, महिला कम पढ़ी लिखी थी। अब क्या हो गया है कि महिला और पुरुषों के बीच जो अंतर है वो कम हो रहा है। किसमें? खास करके एजुकेशन की बात कर रहे हैं। जो लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है, और कह रहे हैं कि जो लिंग समानता की दिशा में क्या है बच्चों, आप ध्यान रखना है, एक आपका सकारात्मक आपका विकास है। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहन दिए जाने के कई कारण हैं कि नारी शिक्षा को क्या करना है भारत में, अगर तुम चाहते हो कि बढ़े, वो आपको प्रोत्साहन दे, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों व बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती है। कह रहे हैं कि आप देखिए, अगर नारी आपका शिक्षित है तो आर्थिक और सामाजिक सुधार होंगे। उसके साथ साथ जो लेडीज एजुकेशन है, स्त्री जो आपकी शिक्षा है वो बढ़ेगी। जो प्रजनन दर है इनमें आपका रिफॉर्म होंगे, चाहे वो आपका हेल्थ के लिए हो, तो इन सब में बड़ा जो इम्पैक्ट है वो डालती है। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने में अपने प्रयास में शिथिलता आने नहीं देनी चाहिए। शिथिलता का मतलब है कि जो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह एजुकेशन बढ़ रही है उसको हमें ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, निरंतर उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक, अभी हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलों को पार करना है, और कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमको 100% हमारी क्या हो, आपकी साक्षरता दर हो। उस साक्षरता दर को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको बहुत सारी मंजिलों को पार करना पड़ेगा। आगे देखिए, उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। कह रहे हायर एजुकेशन लेने वालों की कैसी है, हमारे यहाँ बहुत कमी है। ठीक, क्योंकि आप समझिए कि ऐसा क्यों है कि जो हायर एजुकेशन जो आपका प्राप्त करना चाहते हैं उनकी हमारे यहाँ क्यों कमी है, ये हमको थोड़ा सा देखना है। ठीक बच्चों, इसको हम एक मिनट क्या करते हैं, इसको यहीं ब्रेक देते हैं थोड़ा सा। एक बार आप मुझे ये बताइए कि लिंग समानता से आपको क्या समझ आता है, कि अगर हम स्त्रियों को आपका पढ़ा लेंगे तो क्या होगा? अब मुझे बताइए, क्या देश में सुधार होगा? क्या हमारे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर कोई देखभाल पर असर पड़ेगा? क्या प्रजनन दर पर कोई फर्क पड़ेगा? और कैसी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है बच्चों? कक्षा 9th में आप लोगों ने संविधान का निर्माण एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ोगे तो उसमें आपको आर्थिक स्वतंत्रता, समाज स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट पता लगेगा। ठीक, और वैसे मैं आपको बता दूं कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जितना पुरुष आपका क्या है कार्यशील है, उसी प्रकार महिला भी है। महिला पुरुषों के समान हर कार्य को करने के लिए सक्षम है, उससे ज्यादा एफिशिएंसी रखती हैं। आप देखिए, महिलाएं पुरुषों की बराबर ही, उनसे अच्छा भी काम कर रही हैं। किसी भी उनको क्षेत्र में देख लीजिए, लड़कों को पूरी टक्कर दे रही हैं, पुरुषों को पूरी टक्कर दे रही। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्पेस आपके इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, किसी भी फील्ड में देखिए बच्चों, नोबेल पुरस्कार तक में महिलाओं का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो हम इसलिए तो कह रहे हैं, अगर हम लोग अपनी जो हमारी महिलाएं हैं हम उनको पढ़ाएंगे तो बहुत सारा बदलाव, व्यापक बदलाव हमारे देश में दिखाई देगा। क्लियर है? ये हमको सब चीजों को ध्यान रखना है, कैसे कैसे बदलाव हमारे यहाँ हो रहे हैं, इनको हम निरंतर देखें। क्लियर है? अब ये थोड़ी सी हमको सारणी देखनी है आपका, इस सारणी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, इस सारणी को देखिए, भारत में शैक्षणिक उपलब्धियां वितरण दिया गया है, वयस्क साक्षरता दर
15 वर्ष से ऊपर के अधिक आयु वर्ग में साक्षरों का प्रतिशत, महिला पुरुष। अब देखिए वयस्क क्या देख रहे हैं, साक्षरता वो आपके रेट देख रहे हैं, आपके 15 वर्ष से ऊपर। महिलाओं में कितने था, ध्यान दीजिए, ये वर्ष है 1990 में 62% लोग आपके पढ़े लिखे थे और 38% जो थी वो आपकी महिला। लेकिन अब 2000 अगर आप 15 में आओगे तो ये 62 का 82 हो गया, 38 का 66 हो गया। यानी कि दोनों में जो था बच्चों बहुत बढ़िया ग्रोथ देखी गई और खास कर आपका महिलाओं में भी। ठीक, ये आपको ध्यान। तो बच्चों आपको स्पष्ट जानकारी मिली इस जो हमने डाटा आपका देखा था कि किस प्रकार से महिला और पुरुषों में जो साक्षरता दर थी और खास कर आपका 1990 के समय में और अब 2000 जो आपका 16 तक की स्थिति को हम लोग देखेंगे उसमें कितना बड़ा बदलाव आपको आया है। देखिए जब हमारी नई जनसंख्या गणना आएगी तो उस नई जनसंख्या आपके गणना में हमको टोटल पता लगेगा कि हमारा कि अभी हम लोगों ने 100% में से हम लोग कितना महिला शिक्षा को, कितना पुरुष में और कितना हम वयस्क शिक्षा पर अपना ध्यान दे पाए, कितना हम उसको अपना अच्छे से कवर ऑफ कर पाए। इस विषय में हमको जो 2022 में आपकी जनगणना होनी है उस जनगणना के आंकड़े हमको बहुत स्पष्ट करेंगे, कुछ चीज़ों को हमको दिखाएंगे और शायद 2022 में ऐसा होगा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या के रूप में सामने आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के लेक्चर में जो आप पढ़ा, कोई ऐसा डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और आपका बच्चों मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।